या कि समझ में आए। तो आपको पता है कि हमने यू नो दैट कि हमने ये जो हमारी थीम की हैं, हमने काफ़ी इस पर लेक्चर्स किए थे, लेकिन वो अभी ऐसे लेक्चर्स हैं जिसको मैं कह सकता हूँ कि इनकम्प्लीट है, लेकिन आपको बेशक इसमें जो है वो अंदाज़ा है कि हमने क्या-क्या उसमें पढ़ा है। तो लेट मी गो बैक, जस्ट वेट अ मिनट, लाइक दिस। ओके। तो हमने जो थीम की चीज़ें की थी उसमें ये मैं रिकॉर्ड भी आपको व्हाट्सएप पे वीडियो भी भेज दूँगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए स्टोरी के 2 लेयर्स मैंने कही हैं होंगी, और उसमें एक इनविजिबल लेयर होगी, जिसको हम थीम कह सकते हैं या थीमैटिक उसको हम कह सकते हैं, ठीक हो गया? और दूसरी होगी उसकी फिज़िकल लेयर, जिसको हम इवेंट्स कह सकते हैं, एनीथिंग जो कि हमारी प्लॉट पर आएगी। 2 बातें ये हो गई। अच्छा, सेकंड पॉइंट इसका ये है कि प्रोटैगनिस्ट का जो जर्नी है वो सर्कुलर भी होगा। यानी कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसकी यानी वो ट्रांसफॉर्मेशन उसकी क्या होगी, एंडिंग पॉइंट क्या होगा। तो ये चीज़ें दूसरे उसमें आ रही हैं। और उसके बाद हमारे पास आएगा कि स्टोरी जो होगी वो या तो किसी स्टेट ऑफ परफेक्शन से स्टार्ट होगी, ठीक है, या फिर वो स्टेट ऑफ इम्परफेक्शन से स्टार्ट होगी। और ये स्टेट ऑफ परफेक्शन और इम्परफेक्शन क्या है, ये करेक्टर के हैं। स्टेट ऑफ परफेक्शन और इम्परफेक्शन यानी कि ये कोई प्लॉट के नहीं है। तो उस मेन हमारे करेक्टर की स्टेट ऑफ परफेक्शन या इम्परफेक्शन क्या होगी। तो लिहाजा सबसे पहले स्टोरी के 2 लेयर्स होंगे। एक इनविजिबल लेयर होगा जो कि हमारा थीम है, जो कि हमारी इनर है, जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे अंदर की सारी बातें हैं। ठीक हो गया? एजाज खान, थैंक यू, आप आए हैं। एजाज को भी मैं ज़रा मैसेज कर रहा हूँ। एजाज थैंक्स। तो ही इज़ आल्सो जॉइनिंग अस। चलो अच्छा है, 3-4 लोग हमारे पास। चंद्रमा नहीं आए, उनको आना चाहिए था। मैं चलें वेट, वो भी आ जाते हैं। तो अभी तक मैंने कहा कि फिर ये जो हैं चीज़ें हैं जो कि स्टोरी की 2 लेयर्स होंगी, एक इनविजिबल, एक विजिबल। इनविजिबल में हमारी थीमेटिक आ गई और विजिबल में हमारा इवेंट्स आ गए, या जिसको हम प्लॉट कहते हैं। दूसरा होगा कि प्रोटैगनिस्ट का जर्नी होगा, वो किसी स्टेट ऑफ वो जो है उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रोटैगनिस्ट का एक सर्कुलर जर्नी होगा। तीसरा हमारे पास आएगा कि स्टोरी जो होगी या तो वो स्टेट ऑफ परफेक्शन से स्टार्ट होगी या स्टेट ऑफ इम्परफेक्शन स्टार्ट होगी। इसका मैं आपको एक-एक एग्जांपल्स भी अभी दूंगा। तो अच्छा, परफेक्शन या इम्परफेक्शन जो होगी वो प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं कह रहा, ये कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा थीम डेवलपमेंट कैसे होगी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमने ये कहा था कि थीम जो है ना वो क्वेश्चंस होते हैं। इसको आप यूं कह लें कि यूनिवर्सल क्वेश्चंस होते हैं, और उसके 2 जो हैं वो आप कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव आंसर्स होंगे। यानी कि ये कोई 50-40% वाली बात नहीं, यानी कि इसके 2 आंसर यस या नो में होंगे। इसकी अभी हम आगे बात करते हैं। लिहाजा आंसर या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और ये है और ये कौन डिसाइड करेगा, ये राइटर डिसाइड करेगा कि उसने थीम का जो क्वेश्चन पुट किया है स्टोरी के अंदर, वो कैसे उसने उसका जवाब देना है। दैट डिपेंड्स अपॉन द राइटर। उसने यस की तरफ रहना है या उसने नो की तरफ रहना है। यानी वो थीम, वो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। थीम का जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर राइटर ने देना है। और इसके बारे में हमने कुछ आपको बातें बताई भी थी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा इंट्रोडक्शन देने दें। ओके, ये तो हो गया। और वो आंसर कहां पे आएंगे, वो प्लॉट पे शो होंगे। वो आंसर्स जो राइटर देना चाह रहा है वो उसके प्लॉट पे होंगे। प्लॉट पे हम उसको इवेंट्स के थ्रू हमने उसको जाहिर करना है। तो अब तक की जो मैं बातें कर चुका हूं वो सिंपल ये है कि स्टोरी के जो है वो 2 लेयर्स होंगी, इनविजिबल, विजिबल। प्रोटैगनिस्ट का जर्नी एक सर्कुलर होगा, उसका स्टार्ट होगा और उसका एंड होगा। स्टोरी जो है वो
परफेक्शन में या इम्परफेक्शन में स्टार्ट होगी। फिर थीम डेवलपमेंट आपने कैसे करनी है कि थीम जो है वो यूनिवर्सल क्वेश्चंस होंगे, जिसके 2 आंसर होंगे और उन आंसर में से राइटर को ट्रू या फॉल्स का खुद डिसाइड करना है। और ये जो आंसर्स हैं, ये आपको इवेंट्स के थ्रू शो करने हैं। तो ये तो हो गया पहले 2 इंपॉर्टेंट बात। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोटैगनिस्ट जो है उसका जर्नी क्या होगा। उसका जर्नी ये होगा कि प्रोटैगनिस्ट को मस्ट मस्ट एंड मस्ट क्या करना होगा। हाँ, कोई बात नहीं विष्णु, अगर आपको नहीं भी पता ना, वो मेरे लेक्चर्स कुछ हैं उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो आप थोड़ा इसमें निखार पैदा कर सकते हो। मेरा बस इतना ही है, मैं किसी को बाउंड नहीं कर रहा कि वो मेरे तरीकों से चले, लेकिन मतलब ये कि आप थोड़ा-सा आपको उसका फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आप इनको देखें, आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ, एजाज़ भी सबको हाय कर रहे हैं और विष्णु काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं, विश्वजीत दास भी हैं, चंद्रमा का वेट कर रहा हूँ, वो नहीं आया अभी तक, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो ये हो गए पॉइंट्स और उसके बाद प्रोटैगनिस्ट के एक जर्नी होगा और उसमें जर्नी से क्या मुराद है? जर्नी से मुराद है कि सबसे पहले आपने प्रोटैगनिस्ट का लॉस दिखाना है, LOSS लॉस, यानी उसको उसका क्या उसका नुकसान हो गया, वो गम उसका क्या है, वो हम अभी ज़िक्र करेंगे, उसकी बैक स्टोरीज़ वगैरह, वो आज के लेक्चर में नहीं है। आज हम लेक्चर छोटा ही रखना है। और दूसरी बात ये है कि वो जो लॉस है, वो क्या है? वो क्रिएट क्या करता है, वो रीडर के लिए या ऑडियंस के लिए इमोशनल इन्वेस्टमेंट बता रहा है। यानी कि वो आपने बेसिकली जब लॉस दिखाना है किसी प्रोटैगनिस्ट का, तो उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ऑडियंस को या रीडर को इमोशनली उसके साथ अटैच कर रहे हैं। और ये चीज जितनी शुरू में आप ले आए, यानी कि प्रोटैगनिस्ट को जितनी जल्दी आप उसके डिलेमा में ले आए, जितनी जल्दी उसका लॉस शो कर दें, उतनी जल्दी फ़िल्म या ड्रामा आपका जो है, आप अपने ऑडियंस को ग्रिप, चूँकि याद रखें आपको ऑडियंस को अपने साथ हुक करना है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितनी जल्दी हुक कर दें। ये नहीं कह रहा कि आप पहले मिनट में कर लें, पहले मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन इट शुड बी, अगर एक फ़िल्म है तो मेरा मेरा एक अंदाज़ा है 15 से 25 मिनट के अंदर देयर मस्ट बी अ लॉस, देयर मस्ट बी समथिंग, जिसको इंसाइटिंग इंसिडेंट भी आप कुछ लोग कहते हैं, होना चाहिए ताकि ऑडियंस जल्दी ग्रिप हो जाए। ड्रामा में आप थोड़ा, अगर वो एपिसोड हैं ड्रामों की, उसमें आप थोड़ा लिंगर कर सकते हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट में आप थोड़ा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स भी ज़्यादा होते हैं, तो उसमें आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं भी कैरेक्टर्स को, तो यू कैन टेक लॉन्गर, ठीक है ना? लेकिन ये है कि वही बात है कि जितनी जल्दी ले आएँगे तो आप उससे वो ऑडियंस को अपने साथ ग्रिप कर लेंगे। तीसरी बात ये है नहीं विष्णु, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी इनेबिलिटी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब में एबिलिटी होती है, सिर्फ ये होता है अप्लाई करना होता है। हमें भी शुरू में चीज़ें नहीं समझ में आती थी, अब हमें समझ में आती हैं। हम भी पहले खुद को अच्छे राइटर समझते थे, लेकिन बाद में समझ में आई कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है। दिस इज़ अ क्राफ्ट, एनीबॉडी कैन लर्न, एनीबॉडी कैन आई मीन मास्टर इट। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप ने जो मैसेज किया वो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, और तीसरा जो प्रोटैगनिस्ट की जर्नी की हम बात कर रहे हैं, एक तो हो गया उसका लॉस आपने दिखाना है, और वो लॉस असल में क्या कर रहा है, वो आपके रीडर को जोड़ रहा है, क्योंकि आप एक इमोशनल एनवायरनमेंट बना रहे हैं। तीसरी बात ये है कि प्रोटैगनिस्ट को ट्रांसफॉर्म होना है फिजिकली या बल्कि फिजिकली एंड थीमेटिकली। और थीमेटिकली से क्या मुराद है कि अंदर से, फिजिकली भी वो चेंज होगा, और अंदर से जो उसका बिलीफ था या फॉल्स बिलीफ था या व्हाटसोएवर जो भी आप उसको कह सकते हैं, उसमें भी उसने चेंजेस अपनी लेकर आनी है। तो ये तो प्रोटैगनिस्ट का हो गया जर्नी। लेकिन एक बात और आप भी ज़हन में रखनी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आप दिखाएंगे किसी भी कैरेक्टर की, वो स्टोरी का कोर मैसेज आप डिलीवर कर रहे होंगे। यानी कि आपने जो भी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन, कि इससे आपके स्टोरी के जो मैसेज है ना, वो भी क्लियर हो रहा होता है कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्या
हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो या देखने वाले को उसने क्या सबक दिया। उसके बाद आती है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएशन आपने करनी है। अ, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो हमेशा फिज़िकली भी होता है और आपके इनर में भी होता है। यानी कि इनविजिबल लेयर पे भी कॉन्फ्लिक्ट होगा और आपके आउटर लेयर पे भी ये जो होगा वो कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखाना होगा। वो उसके बारे में हम बात करेंगे। अ, अच्छा, अब वो क्या है कि जो थीम के आंसर्स हैं ना, वो असल में आंसर जो 2 आंसर हैं, वो अपोज़िंग आंसर है ना। एक हक में है, यानी कि एक फॉर है, एक अगेंस्ट है। तो ये जो थीम के 2 अपोज़िंग आंसर हैं, ये बेसिकली प्रोटैगनिस्ट के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है। गौर करें इस बात को थोड़ा-सा कि ये जो हैं ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बेसिकली जब आप अपोजिंग आंसर्स दे रहे होते हो ना, ये असल में आप क्रिएट कर रहे होते हो प्रोटैगनिस्ट का इंटरनल और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है किसी भी अ, उसकी। और फिजिकल लेयर क्या करती है? यानी कि अपोजिंग आंसर तो क्रिएट कर रहे हैं प्रोटैगनिस्ट का इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन जो फिजिकल इवेंट्स हैं या जिसको आप प्लॉट कहते हो, वो उसको वो जो थीम है या थीमेटिक एक्सप्लोरेशन आप कह सकते हो या उसको वो सपोर्ट करेगा। यानी कि लिहाजा फिजिकल लेयर और जो आपके इनविजिबल लेयर है, तो वो इनविजिबल लेयर जो भी आपकी कहानी यही है, ये नीचे जो है ये आपकी कहानी है, ये उसका अक्स आ रहा है, इसके ऊपर सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है और रिफ्लेक्शन आप इवेंट्स में दिखा रहे हो। लिहाजा ये इवेंट्स जो हैं आपके इनर को शो कर रहे हो, क्योंकि इनर जो है वो नजर नहीं आ रहा, तो नजर तो वो इवेंट्स पर ही आएगा, वो प्लॉट भी आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन कैसे? वो ऐसे कि अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहां से पैदा हो रहा है? आपके दो अपोजिंग आंसर्स के साथ हो रहा है और वो दो अपोजिंग आंसर आप इवेंट के ऊपर शो करोगे तब उसको सपोर्ट मिलेगी, नहीं तो देखने वाले को समझ में नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। अच्छा, और एंड में हमने कहा था कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन, ये पांचवा पॉइंट है कि स्टोरी का किसी भी स्टोरी का गोल हमेशा ये होता है भाई, वो आप अपने लिए नहीं लिखते। स्टोरी आपने हमेशा ऑडियंस के लिए लिखनी है, रीडर के लिए लिखनी है। तो अगर रीडर इमोशनली फुलफिल्ड नहीं होता आफ्टर रीडिंग योर स्टोरी या आफ्टर वॉचिंग दैट फिल्म, तो समझें कि आप कामयाब नहीं हुए। तो स्टोरी का गोल क्या है? वो एक तो गोल है ना जो आपने आपने यानी कि प्रोटैगनिस्ट का गोल बनाया हुआ है, वो एक गोल है। लेकिन स्टोरी लिखने का मकसद क्या है कि आपका रीडर भी सैटिस्फाई हो और रीडर जो है वो फील करे कि वो प्रोटैगनिस्ट के जर्नी के साथ अटैच रहा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन। एंडिंग जो है वो हैप्पी भी हो सकती है, ट्रेजिक भी हो सकती है। और ये दोनों किस्म की जो एंडिंग है, इस एंडिंग को रीइंफोर्स करना है आपके जो भी थीम का मैसेज है या थीमेटिक मैसेज जिसे आप कह सकते हैं, वो है। तो अभी मैं इसको जो है सम अप कर रहा हूं और फिर मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा, फिर 2 एग्जांपल्स देके फिर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो उसको हम ले लेंगे। अब स्टोरी के स्ट्रक्चर की पहले बात हुई है, उसके फंडामेंटल क्या है कि 2 लेयर्स हैं, एक इनविजिबल है जो आपके अंदर की है जिसको आप थीम कह सकते हैं और एक विजिबल है जिसको आप इवेंट्स कह सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट का जर्नी जो होगा वो सर्कुलर होता है, यानी कि वो जिस स्टेट से शुरू होता है उसकी एंडिंग भी है, उसकी स्टार्टिंग भी है और स्टोरी जो है वो स्टेट ऑफ परफेक्शन से या इम्परफेक्शन से स्टार्ट होती है। ये स्टोरी के फंडामेंटल है। उसके बाद आ गया कि थीम डेवलपमेंट कैसे होती है। थीम डेवलपमेंट में मैंने यही कहा कि हमेशा आप कोई एक अपना कोई क्वेश्चन पुट करते हैं आप ऑडियंस के लिए, आप कोई क्वेश्चन पुट करते हैं अपनी स्टोरी में। अच्छा, वो जो भी ह्यूमन ह्यूमन क्वेश्चंस होते हैं वो सारे, यानी ये नहीं कि वो अजीबो-गरीब क्वेश्चंस होंगे, ज़ाहिर बात है। जैसे लव वर्सेस ईविल है, तो एक ये
मोटी सी थीम है, यानी कि इसको मैं उस तरह की थीम नहीं कहता, ये मोर लाइक अ टॉपिक है, लेकिन आपको समझाने की हद तक इवल वर्सेस, यानी कि अगर आप गुड की बात करें, तो ये अपने क्वेश्चन उसमें पुट करना है। अगर तो आप कहते हैं कि कैन इवल विन ओवर गुड, या कैन गुड विन ओवर इवल, तो आप अब ये कैन लगा के या शुड लगा के आपने क्वेश्चन डेवलप किया, और इस क्वेश्चन को अब आपने क्या करना है, इसके टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आंसर्स हैं। जाहिर बात है, अगर दो एक्सक्लूसिव आंसर हैं तो इसका मतलब है कि यस, अगर आपकी थीम है कि इवल विन कर सकता है गुड को, अगर ये आपने अपनी थीम दी है, तो इसके दो अपोजिंग आंसर हो सकते हैं, यस और नो। अब राइटर ने डिसाइड करना है, अपने जब भी वो स्टोरी लिख रहा होगा अपने इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या सोचता है, उसकी स्टोरी का जो भी यूनिवर्स बना हुआ है, उसके अंदर वो यस की तरफ जा रहा है या नो की तरफ जा रहा है, वो उसका होता है। कई दफा ये आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, कि आपकी स्टोरी तो ठीक चल रही होती है, आप लिख भी ठीक रहे होते हैं, लेकिन आप गलत चॉइस ले लेते हैं एंड में आके, कि मैंने यस के साथ रहना है, क्योंकि क्या, क्योंकि पूरे स्टोरी में आप बेसिकली क्या बता रहे हैं, पूरी स्टोरी में आप एक्चुअली दोनों बातें ही करते आ रहे हैं। ये विष्णु के लिए भी है। इस वजह मैं दे रहा हूँ एग्जांपल, मैं दे रहा हूँ एग्जांपल विष्णु के लिए है, कि जो स्क्रीन प्ले की बात कर रहे थे, तो उसके लिए पॉइंट मैं सिर्फ ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये क्यों जरूरी है कि आपके डायलॉग्स में भी एक क्वेश्चन की तरफ यस आ रहा है। जी विश्वजीत, आज बिल्कुल मॉरल प्रेमिस भी आप जो कह रहे हो, बिल्कुल उसी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉडर आपको सोचना पड़ेगा, कि बिल्कुल आंसर्स ये बिल्कुल मॉरल ही होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर टाइम मॉरल हो, लेकिन 90% मॉरल ही होते हैं। राइटर ने डिसाइड करना है ट्रू फॉल्स, और इसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि लोगों की सेंटिमेंट किस तरफ जा रही है, यस की तरफ जा रही है या नो की तरफ जा रही है, ये आपको अपनी स्टोरी के इवेंट से पता होगा। अगर वहां पे आप गड़बड़ कर देते हैं, तो आपको ये कोई नहीं कहेगा कि स्टोरी नहीं यार आपने ठीक लिखी, या आपकी मतलब जो है ना स्ट्रक्चर ठीक नहीं था, आपका कॉन्फ्लिक्ट वो आप करते आ रहे हो, लेकिन एंड में आके चूंकि चॉइस आपकी है, एज अ राइटर आपकी चॉइस है, तो फिर आपने क्या किया है, आपने गलत चीज चूज कर ली, तो हो सकता है फिल्म उतनी हिट ना जाए, हो सकता है कि यानी कि इसकी कमर्शियल वैल्यू कम हो जाए, ये एक मतलब पॉइंट आ सकता है उसके अंदर। ठीक, एनी हो, तो थीम का जो भी अ, अ, आप डिलीवर कर रहे हो, वो स्टोरी इवेंट्स के थ्रू होता है। फिर है प्रोटैगनिस्ट का जर्नी। तो प्रोटैगनिस्ट का जो जर्नी है, अ, वो हम कर रहे थे कि उसको लॉस जरूर मिलता है, ये आपको देना ही है उसको शुरू में, सेटबैक कह सकते हैं आप चाहे उसकी बैक स्टोरी का कोई डिलेमा है, वो कि मोस्टली हमें पता है कि लोगों के वुंड्स पड़े होते हैं बैक स्टोरी में, लेकिन इवेंट पे आप क्या शो कर रहे हो, इवेंट पे आप उसका कोई लॉस शो कर रहे हो। ओके, उसके बाद क्यों लॉस क्रिएट करना होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है लॉस को क्रिएट करना, क्योंकि ये आपने अपने ऑडियंस के साथ अटैच करना है अपने प्रोटैगनिस्ट को, इसको इमोशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इमोशनल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो प्रोटैगनिस्ट मस्ट ट्रांसफॉर्म्ड, और तीसरी बात ये थी कि वो ट्रांसफॉर्म होगा बोथ थीमेटिकली भी होगा और फिजिकली भी होगा, यानी कि इसकी भी मैं एग्जांपल आने लगा हूं। और ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो स्टोरी के जो है वो इवेंट्स के थ्रू आप जो है ना, सॉरी, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या डिलीवर कर रहा है, वो स्टोरी का मैसेज शो कर रहा है, यानी कि कोर मैसेज क्या है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत फिजिकल भी होगा, इनविजिबल भी होगा, और बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट जो है प्रोटैगनिस्ट के लिए, ये उसके इंटरनल के वो जो दो अपोजिंग आंसर हैं, वही कॉन्फ्लिक्ट पैदा करें, यार यूं करना चाहिए, यूं करना चाहिए, इस तरफ चलना चाहिए, इस तरफ चलना चाहिए, तो ही इज इन बिटवीन, ही इज इन अ डिलेमा। ठीक है, और यही आपका रीडर सोच रहा होगा कि यार इसको यही चूज करना चाहिए, इसको यूं ही करना चाहिए, तो वो, और फिर
हमने कहा था कि जो आपके इवेंट्स होंगे फिजिकल के वो थीम को सपोर्ट कर रहे होंगे, और स्टोरी की इमोशन सेटिस्फेक्शन मैंने आपको कहा है कि वो होती ही है कि आप रीडर को इमोशनली फुलफिल करें। हैप्पी एंडिंग हो या ट्रेजिक एंडिंग हो, वो रीइंफोर्स करना चाहिए आपका मैसेज। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इसको थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करें स्टोरी क्रिएशन प्रिंसिपल को, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक इनविजिबल लेयर जो है वो आपने एस्टेब्लिश करनी है। अच्छा, अब वो जो इनविजिबल लेयर जो होगी, अ, वो आपने यानी कि कैसे, कि आप ओपनिंग सीन दे रहे हो तो वो क्या एस्टेब्लिश करेगा, प्रोटैगनिस्ट का इनिशियल स्टेट क्या है, जो मैं ऊपर बात करके आ रहा हूँ। इस वक्त वो परफेक्शन में है या उसकी इम्परफेक्शन चल रही है, तो इनिशियल स्टेट आपको बतानी पड़ेगी और क्विकली स्टैब्लिश करना है आपको। अ, उसके बाद ये है कि प्रोटैगनिस्ट जो है, यानी कि जिसको ज़ाहिर बात है, प्रोटैगनिस्ट तो उसको नॉर्मल समझ रहा है। यानी कि हमारी कई एग्जांपल्स ऐसी हैं जिसमें हम बता चुके हैं कि वो कहता है यार ये तो मेरा हक है चोरी करना, तो वो तो उसको नॉर्मल समझ रहा है। तो उसका इनिशियल स्टेट होगा। और फिर यह है कि प्रोटैगनिस्ट का आपने यहाँ पर क्या एस्टेब्लिश करना है, थीमेटिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है। अब इस सीन स्ट्रक्चर की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्टार वार्स मैंने आपको कहा था कि हमने इसकी एग्जांपल पहले भी दी हुई है। ल्यूक जो कि 20 में है, वो मिसाल के तौर पे रोबोट कलेक्टर, एक मॉइस्चर होता है जिसको हम कहते हैं ही एडजस्ट रोबोटिक मॉइस्चर कलेक्टर। तो वो बेसिकली हम दिखाते हैं क्या उसकी सराउंडिंग में टेक्निकल गैजेट्स पड़े हैं, उसकी मूवमेंट्स बड़ी मैकेनिकल है, रोबोट टाइप जिस तरह उसकी यूं यूं कर रहा है। तो उसका एक अंकल होता है, उसका नाम ओवन है। ये मतलब मैं स्टार वार जो कि बड़ी हिट पुरानी फिल्मों में है लेकिन हिट फिल्म में है। तो वो ये कहता है ल्यूक, दोस कन्वर्टर्स वोंट फिक्स देमसेल्फ, यानी उसने वो ये कहता है कि वो टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल चीजें होती हैं, वो कहता है यार ये खुद बहुत ठीक नहीं होंगे। तो ल्यूक ये कहता है उसको, क्योंकि वो कंप्लीटली टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर रहा है, वो कह रहा है कमिंग यानी हो जाएंगे। अब यहां पर देखें, ये छोटा सा सीन की मैंने आपको एग्जांपल दी, क्या स्टैब्लिश कर रहे हैं कि ल्यूक जो है वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर रहा है। एक बात, उसकी जो करंट इनिशियल स्टेट है वो स्टेट ऑफ परफेक्शन है, क्योंकि वो मान के बैठा है टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट। ठीक है, इस फिल्म में आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, बेशक जाके आप देख लें हमारे एक्ट्स के अंदर, जो हमने एक्ट्स पढ़े थे 6, उसमें ये है। और इसमें उसकी स्टेट ऑफ परफेक्शन है, वो ये समझता है कि टेक्नोलॉजी बेस्ट है। और इसमें थीम क्या है, टेक्नोलॉजी वर्सेस फेथ, यानी ईमान ज्यादा मजबूत, इंसान का ईमान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करना ज्यादा। आजकल जो मैं एक फिल्म लिखी है आपकी इंडियन ऑडियंस के लिए, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी का है कि ओवर टेक्नोलॉजी को यूज करने और ह्यूमन कनेक्शंस, ये उसकी थीम है कि आया ह्यूमन कनेक्शन को विन करना है या टेक्नोलॉजिकल जो हमारी डिपेंडेंसी हो गई है चीजों के ऊपर, हम बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, तो वो है। ठीक है, तो चंद्रमा, गुड आप आ गए हो चंद्रमा। वैसे तो मैं ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड भी हो रही है, आपको मिल जाएगा, तो हमने क्विकली इसको देख भी लिया है। अब आपको हमारे साथ थोड़ा इसी तरह चलना पड़ेगा कि हमने इस्टेब्लिश किया एक सीन कि जिसमें हमने दिखाया कि ल्यूक जो है वो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी में है, उसकी करंट जो स्टेट ऑफ परफेक्शन है, और पोटेंशियल थीम क्या है यहाँ पर, टेक्नोलॉजी वर्सेस फेथ। लो, अब इस सीन में आपने ये चीजें इस्टेब्लिश कर दी हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रमा, ये थीम के दो जो क्वेश्चंस हैं आप इवेंट्स में या डायलॉग्स में शो कर रहे हो, और इवेंट में क्या शो कर रहे हो कि गैजेट्स पड़े हैं उसके इर्द गिर्द, वो बड़ा रोबोटिक किस्म का यूं यूं चीजें कर रहा है। तो लेकिन वो जो उसका अंकल है वो फेथ पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है। तो हमने अब ये एक तरह का उसको वो कर लिया। तो अब करेक्टर के क्या है, करेक्टर जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन द थीम दे रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल इसी में देता हूं। इसमें एक और करेक्टर है, हैन सोलो उसका नाम है, अब देख सकते हैं फिल्म। तो वो कहता है कि टेक्नोलॉजी इज द ओनली थिंग दैट विल कीप यू अलाइव आउट हियर। तो वो ल्यूक को कह रहा है कि तुम
ये जो टेक्नोलॉजी है ना यहाँ पर, ये क्योंकि स्पेस शिप्स में है ये सारी फ़िल्म आप देखें, बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म है। तो ये यहाँ पर अगर तुमने ज़िंदा रहना ना, तो तुम्हें टेक्नोलॉजी बचा के रखेगी, ये गैजेट्स बचा के रखेंगे। और ओबी वैन जो है, वो उसे कहता है, द फोर्स इज व्हाट ट्रूली गाइड्स अस, टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ टूल। वो बंदा जो है, अगेन यहाँ पे मैं आपको डायलॉग बता रहा हूँ कि वो फोर्स, फोर्स से यहाँ पे मराद ये जो आपकी ईमान है, जो आपका फेथ है, उसको वो फोर्स कह रहा है, स्पिरिचुअल ताकत को फोर्स कह रहा है। वहां पर फिल्म में फोर्स ही बोला गया है, यानी फोर्स इसलिए बोला गया है कि ऐसे लगे कि जैसे कोई टेंजिबल चीज है। बड़ी टेक्निकल राइटर ने खेला है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बड़ा ठीक है ना, राइटर, मुझे पता है ये एक्टर का नाम मेरे दिन से निकल रहा है। तो ये जो ये ये उसने वर्ड फोर्स इस्तेमाल किया, ऐसा लगता है शायद कोई फिजिकल कोई ताकत है कहीं पर, कोई आर्मी है शायद, उसके बारे में बात कर रहा है। नहीं, ये फोर्स बात कर रहा है आपके स्पिरिचुअल की। तो ये एक अपोजिंग, अगर आप देखें, ल्यूक फिर जो होता है वो अनसर्टन होता है, वो आई डोंट नो। तो अब अगर तीसरे पॉइंट पे आए, ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स में, तो हमने प्रोटैगनिस्ट की जो थीमेटिक शिफ्ट है ना, यानी कि क्या टेक्नोलॉजी बेहतर है या मिसाल के तौर पे ईमान, फेथ को मजबूत करना, तो वो आपने स्लोली उसको शिफ्ट कराना है थ्रू डायलॉग, थ्रू सीन्स। और जो भी फिजिकल चैलेंजेस आपके पास आएंगे, वो हमेशा आपके अंदर के इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के बिल्कुल मिरर हो रहे होंगे, ऐसे बिल्कुल मिरर। यानी कि जो चीज आप अंदर सोच रहे हो, वो लेयर पर आ रही है ऊपर, और वही ऑडियंस को समझ में आ रही है। तो ये मैंने जैसे भी आपको डायलॉग पे दिखाया, तो इसी तरह से इसकी एग्जांपल सीन आप यूं ले सकते हो कि ल्यूक स्ट्रगल करता है एक सीन में। ठीक है, एक सीन में वो स्ट्रगल करता है जहां पे कंप्यूटर्स टारगेट है, वो एकदम उसको ओबी वैन के वर्ड याद आ रही है। स्ट्रगल कर रहा है कंप्यूटर में, उसका कोई मसला पड़ा स्पेसशिप पे, हल नहीं हो रहा मसला, उसको ओबी वैन के वो वर्ड्स याद आते हैं, वो वॉइस ओवर उसको आती है, ट्रस्ट योर फीलिंग्स, ट्रस्ट योर फीलिंग्स। तो ये वो डायलॉग है। तो फिर क्या होता है कि ल्यूक जो होता है ना, कंप्यूटर को क्लोज करता है और अपने इंट्यूशन पर गौर करता है, उस पर रिलाय करता है कि यार मैं यूं, जैसे मैं आपको बताता हूं, कई दफा आपने फिल्मों में देखा होगा कि कभी बॉम्ब एक्सप्लोड होना हो ना, तो वो क्या शो करते हैं कि यार ये रेड वायर काटूं या मैं ग्रीन वायर काटूं, आपने अक्सर देखा होगा। तो वहां पर कई दफा क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, शो करते हैं ऐसे कि कंफ्यूज हैं। तो वहां पर वो अपनी इंट्यूशन पे काम करता है, यार नहीं ये रेडी होगी, ठीक है, क्योंकि क्यों कि वो ये करता है। तो इसलिए इस केस में ल्यूक अपने वो कंप्यूटर को छोड़ के अपनी इंट्यूशन पर जोर देता और करता है, और आहिस्ता से बोलता है दी फोर्स, यानी कि ईमान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने शो भी कर दिया है सीन में, वो जो कंप्यूटर पे लगा हुआ था कर रहा था, तो आप फिजिकली शो कर रहे हैं अंदर क्या हो रहा है, अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वो कहां से, टेक्नोलॉजी से ईमान की तरफ, फेथ की तरफ आ रहा है। यू गेट माई पॉइंट। तो इस तरह आपने अपने सीन्स को शो करना है। ठीक हो गया। तो हमने क्या देखा कि एक इम्पॉसिबल शॉट करता है, तो और वो एक डेथ स्टार होता है, वो मैं इस पे नहीं जा रहा, वो आप देख लीजिएगा, वो डिस्ट्रॉय कर देता है डेथ स्टार को, वो एक प्लेनेट होता है। तो हाँ, तो अब इसका मतलब है कि यहां तक वो बातें कंप्लीट हो गई। अब सिर्फ जो है, आपको ये सिर्फ एक दो मिनट लूंगा, वो ये कि जो स्क्रीन प्ले का जो स्ट्रक्चरल कंसिडरेशंस है ना, वो ये होती हैं कि एक्ट ब्रेक्स होती हैं, और उसमें आपने अपने थीम्स को शो करना है। फर्स्ट एक्ट में आपने इनिशियल स्टेट को स्टैब्लिश करना है, सेकंड एक्ट में आपने इनिशियल बिलीफ्स को करना है, थर्ड एक्ट में आपने थीमेटिक रेजोल्यूशन करनी है, और उसके बाद और इंपॉर्टेंट जो रह गई बातें जो कि मैंने आपको बताई थी, वो थी थीम डिलीवरी। थीम डिलीवरी का भी मैंने जिक्र किया था, यानी कि उसमें आप मोटिव यूज कर सकते हो, उसके अंदर आप कोई सिंबल्स शो कर सकते हो करेक्टर के इंटरेक्शंस के दरमियान, और इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। और फिर कुछ प्रैक्टिकल स्क्रीन प्ले टेक्निक्स भी होते हैं, जैसे करेक्टर आर्क्स और थीमेटिक जर्नी वगैरह, ये चीजें होती हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्पोर्टिंग करेक्टर रिप्रेजेंट
जो आपके कैरेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं आपके प्रोटैगनिस्ट को, वो भी डिफरेंट थीमेटिक पर्सपेक्टिव हो। ये नहीं होगा कि सारे आप प्रोटैगनिस्ट के साथ लगा दें, भाई कोई एंटागनिस्ट के साथ भी लगाओ। इसलिए कि आप 2 थीम्स 2 आंसर्स पे खेल रहे हैं। 2 क्वेश्चन है, 2 आंसर्स हैं। लिहाज़ा नहीं, क्वेश्चन तो बेसिकली एक है, उसके आंसर 2, आई एम सॉरी। तो आप 2 आंसर्स की तरफ खेल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जो आपके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, वो भी आपने डिवाइड करने हैं। लिहाजा अगर आप प्रोटैगनिस्ट के साथ लड़की रख रहे हो, उसकी प्रेमिका रख रहे हो, लवर रख रहे हो, या उसका दोस्त रख रहे हो, आमतौर पे ऐसा होता है, कज़न रख रहे हो, तो उधर एंटागनिस्ट के साथ भी आप कोई ना कोई रखोगे। ठीक है ना? तो अब मैं आपको अ, ये जो अगर आप कहो तो इसी पे मैं अगर 1 मिनट लगाकर, इफ यू अलाउ मी, बात तो वही है, लेकिन ये जो ल्यूक की हैं, ये सारी मैं आपको बातें मैंने लिखी हुई हैं, पढ़ के सुना देता हूँ। कि इस केस में जो है वो क्या आ रहा है कि 2 लेयर्स स्टार वार्स में क्या है? बोथ इनविजिबल भी हैं, थीमेटिक लेयर भी है, स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल। यानी कि अगर आप थीमेटिक लेयर देखो स्टार वार की, तो स्ट्रगल क्या है? गुड, बेसिकली मेन टॉपिक वही है, गुड वर्सेस इविल है। और इंपॉर्टेंस ऑफ होप एंड फ्रेंडशिप भी है, इसके अंदर होप भी है। और फिजिकल लेयर पे आप देखते हैं इवेंट्स ऐसे आएंगे, वहां पर एक रेबल फोर्स होती है, रेबल, या आप फिल्म देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी, वो इनके अगेंस्ट काम कर रही होती है। इनकी इनकी दुनिया को एम्पायर कहते हैं, वो दूसरे रेबल्स कहलाते हैं। तो लिहाजा ये 2 लेयर्स हैं। एक तो क्या अंदर आप एक स्ट्रगल कर रहे हो, और बाहर जो आपकी स्ट्रगल है वो इवल और बैड के दरमियान है, आपके प्लेनेट को वो तबाह करना चाहते हैं। तो इसी तरह ल्यूक जो होता है वो अगर आप कहें तो उसका सर्कुलर जर्नी क्या है, कि वो बिल्कुल एक फार्म बॉय होता है पहले वो, यानी वो दुनिया में रह रहा होता है और खेती बाड़ी कर रहा, तो उसको उठा के ले जाते हैं। तो उसका कोई मतलब समझो कि कोई मकसद नहीं होता जिंदगी में, लेकिन एंड जब उसका होता है तब वो एक एक बहुत बड़ा फाइटर बन के निकलता है। तो डेस्टिनी, और उसकी स्टेट ऑफ परफेक्शन इम्परफेक्शन वहां पर जब बिगिन होती है स्टोरी, तो बेसिकली स्टेट ऑफ इम्परफेक्शन में था, जिसको वो परफेक्शन समझ रहा है। ठीक है ना? तो विद द अंपायर टायरनी, वो परफेक्शन में था, स्टेट ऑफ इम्परफेक्शन में था। जब आप इवेंट्स दिखा रहे हो, क्यों? एम्पायर उस पर जुल्म कर रहा है, यानी उसके जहां पे वो रह रहा है। एंड द रेबिलियन स्ट्रगल सेटिंग द स्टेज फॉर द कन्फ्लिक्ट, और इस तरह कन्फ्लिक्ट बनती है। थीम उसके अंदर यूनिवर्सल ह्यूमन क्वेश्चंस थे, जैसे थीम सच एज द बैटल बिटवीन गुड एंड इवल, इंपॉर्टेंट होप एंड द जर्नी ऑफ, इस तरह की कुछ चीजें थी। और फिर उसके आंसर्स थे। और फिल्म रिप्रेजेंट 2 आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ पावर। द डार्क साइड थी जो कि एम्पायर शो कर रही थी, और लाइट साइड जो थी वो जो जेडी, वो आप देखें, फिल्म देखें फिर आपको समझ आएगी। तो लिहाजा डिलीवरी जो शो की गई वो मैं आपको बताता हूँ। Themes are delivered through character actions and events rather than explicit statement. For example, Luke's journey reflects the theme of the personal growth and struggle against temptation. तो उसका प्रोटैगनिस्ट के जर्नी में ल्यूक का सबसे पहले जो लॉस था वो उसके आंटी, और वो सब डेथ होती है उनकी अंकल की, तो जो कि उसको मतलब जो है उसका लॉस हम शो कर रहे हैं। फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है, आपको पता है कि वो पहले गैजेट्स की तरफ जाता है, फिर वो उसकी तरफ आता है, ईमान की तरफ, फेथ की तरफ। फिर फिजिकल और इनफिजिबल लेयर के अंदर कन्फ्लिक्ट की क्रिएशन आपने कैसे की? द फिजिकल कन्फ्लिक्ट ऑफ द रेबिलियन अगेंस्ट द एम्पायर पैरेलल ल्यूक्स इंटरनल कन्फ्लिक्ट एज ही ग्रैपल विद आइडेंटिटी एंड डेस्टिनी। यानी कहने का मतलब यह है कि फिजिकल में तो वो हो रहा है कि वो आपस में प्लैनेट्स के जो फोर्सेस हैं वो लड़ रही हैं, लेकिन असल में अंदर से वो ये कॉन्फ्लिक्ट ग्रैपल कर रहा है। तो ये एक जो है वो इसके अंदर है। तो इस तरीके से आप स्टोरी की फुलफिलमेंट भी कर लेते हो लोगों की, इसलिए कि आप शुरू से लॉस दिखा के उसके साथ वो कर लेते हैं। तो इसके अंदर और भी कुछ चीजें मैं लिखी थी, लेकिन मैं अभी ये नहीं कर रहा, थोड़ा लंबा हो रहा है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी थी, वो अभी और 15 मिनट ले जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में लाइक 30 मिनट्स तो हो गए हैं शायद। तो सिंबोलिज्म इसमें जो शो हुआ है वो फोर्स है, जो कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है टू दी यूनिवर्स, कंट्रास्ट विद द
अब मैं जो इंडियन जो अभी फ़िल्म लिखी है, उसके अंदर वो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी एक उसके अंदर चैप्टर अब यानी कि वो उसको शौक है। तो शुरू में पहले सीन में ही अगर आप देखें तो वो एक पौधा एक मतलब आप वॉस के अंदर एक पौधा उगा रहा होता है, हालाँकि वो सिटी में होता है शुरू में। तो बेसिकली वो जो प्लांट मैंने बताया है, वो शो कर रहा है सिंबल, इट्स अ सिंबल। 2 चीज़ें शो की हैं मैंने। एक तो वो सिंबल शो कर रहा है, वो प्लांट मीन्स कि ही इज़ मोर टुवर्ड्स द नेचर। उस फ़िल्म का थीम की अगर मैं बात करूँ, टेक्नोलॉजी वर्सेस नेचर, ह्यूमन कनेक्शंस। तो वो प्लांट है, वो को पहले सीन में मैंने शो किया है, तो इट ग्रैब्स। और दूसरा जो है वो मैंने शो किया है मिल, फैक्ट्री, जहाँ पे न्यू गैजेट्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो दैट इज़ अनदर सिंबल। तो मेरे भाई इस तरह आपने इन चीज़ों को करना है। बस इसमें ये स्किल ऑफ ल्यूक जो है वो टेक्नोलॉजिकल उसके अंदर वो एडवांस्ड है वो बंदा। लेकिन जब वो फँस जाता है, तो फिर वो न्यूट्रिशन से काम लेता है। फिर उसको समझ में आती है कि नहीं यार, सब चीज़ें टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। आपका फेथ करता है, आपकी न्यूट्रिशन करती है। इसलिए वो जो है उसमें जाता है। तो मेरे भाई ये वो कोर चीज़ें थी जो कि हम बहुत ज़्यादा थीम कैरेक्टर में घुसे हुए थे। मैंने उसका सिर्फ़ आज जो है आपको टोटल एक आउटलाइन दी है और मैंने काफ़ी लंबा लिखा था लेकिन अभी मुझे लग रहा है बातें वही हैं लेकिन वो ज़रा ज़्यादा उसमें है। तो अब आप जो हैं अगर तो कोई क्वेश्चन है, बारी-बारी मैं उनका 1-1 मिनट में जवाब दे देता हूँ और फिर जब आप कहेंगे तो इसको हम क्लोज़ कर देंगे। मैं तो बैठ सकता हूँ अभी, मुझे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यू पीपल जो आए हैं, आपने अपने टाइम निकाल कर आए हैं, तो मैं आपका भी उस तरह नहीं करना चाहता। पहले तो ये बताएँ, मैसेज में ही बता दें कि आपको कुछ समझ में आई, ठीक है? और ज़ाहिर बात है कि शुरू में हर चीज़ ग्रैब नहीं होती, लेकिन मैं आपको एग्ज़ाम्पल इसलिए दी और एक मशहूर फ़िल्म से भी दी, अपने भी स्क्रीन प्ले की मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी है कि कैसे आपको शुरू में ग्रैब करना है और वो ग्रैब क्या है, आपकी थीम और स्टेट क्या है उस प्रोटैगनिस्ट की, इम्पोर्टेंट। पहले 2-4 सीन में अगर आप इसको एस्टेब्लिश कर लें तो यू आर द बेस्ट राइटर्स। क्योंकि क्या होता है कि प्रॉब्लम हमें ये आता है, होता है, ये मैं नहीं कह रहा कि हर फ़िल्म में ही आप 2 सीनों में इसको जो है मुश्किल मुश्किल काम है। लेकिन एज़ सून एज़ अर्ली यू हैव टू कम आउट विथ व्हाट? यू हैव टू कम आउट विथ थीमेटिक क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा, आपको तो पहले ही पता होगा कि आप क्या थीम, यानी कि ऑडियंस को तो नहीं पता, लेकिन आप तो थीम को पहले दिल से लेके चल रहे हो। तो आपने जो भी थीम बनाई है, उसके 2 आंसर्स भी आपको पता है। अब उन आंसर्स को आपने अपने इवेंट्स में दिखाना है और जैसे कि मैंने दिखाया कि मैंने एक प्लांट दिखाया, ठीक है ना? तो वो उसकी मैं क्या दिखा रहा हूँ? उसकी मैं अंदर की अ उसका अंदर दिखा रहा हूँ मैं। वो प्लांट बेसिकली आपको नज़र आ रहा है ना, वो प्लांट असल में वो प्लांट जो है वो उसकी अंदर की वो है, रिफ्लेक्शन है कि वो एक नेचर के करीब बंदा है। ही इज़ नॉट मोर इंटू टेक्नोलॉजी, नॉर डज़ ही बिलीव इन मच ऑफ द टेक्नोलॉजीज़, लेकिन वो ह्यूमन कनेक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है। ठीक है? तो इसलिए ये आपने एस्टेब्लिश कर दिया। जर्नी मैंने आपको बता दी है उसकी, जो भी परफेक्शन इम्परफेक्शन स्टेट ऑफ व्हाटएवर, लॉस दिखाओ। तो मैंने थर्ड सीन में मैं आपको फ़िल्म तो अब सारी नहीं बता सकता, लेकिन थर्ड सीन में मैंने लॉस भी दिखा दिया है। लॉस दिखा दिया मैंने थर्ड सीन में और वो कोई बैक स्टोरी का लॉस नहीं है। बैक स्टोरी का इसको लॉस है अ, वो है, वो भी उसमें दूसरे सीन में तीसरे सीन में ही है। तो वो है, लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट लॉस नहीं है, चूँकि मैं इसको किसी और तरीके, तो मैं उसको तीसरे या चौथे सीन के अंदर मैंने दिखा दिया कि उसकी जॉब जाती है, ठीक है? तो क्यों जाती है, वो उसकी सारी वो है। तो ये है ये नॉलेज सर, नॉलेज भाईजान अपना नाम भी ज़रा बता दें। अ, थैंक यू, आपने जॉइन किया हमें।
ये वीडियो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं इसको पोस्ट भी कर दूँगा, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, आराम से, तसल्ली से इसको आप देख सकते हैं, इसको समझ लें और मैं पॉइंट्स भी दे सकता हूँ, वो भी दिए जा सकते हैं। लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ कि शुरू के 10-15 सीन को कैसे खेलना है आपने, ये वो है इम्पोर्टेंट बातें। और इसके लिए ये नहीं कि अभी मैं बैठा हूँ, मेरे ज़हन में एक स्टोरी है, मैं शुरू हो जाऊँ, नहीं, यू हैव टू वर्क। और वही जो पहले पेज से आने से पहले आपने जो अपनी स्टोरी बनानी है, जिसका हम अपने सारे लेक्चर्स में आप आज तक ज़िक्र करते आए हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यू हैव टू लुक फॉर दैट, और उसके लिए आपको इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। परफेक्शन स्टेट वो भी हो गई, वो भी सारा चलेगा। और वो ट्रांसफ़ॉर्म कैसे होगा? जब वो ट्रांसफ़ॉर्म होगा, तो बेसिकली वो आपके जो थीम है, उनकी आंसर्स की वजह से ही वो हो रहा है ना। यानी उसको जब समझ में आ जाएगी, यार असल बात ये है, मेरा मॉरल ब्लाइंड स्पॉट था, मैं गलत था, ठीक है। तो अब एज अ राइटर आपने देखना है कि आपने उसको किस तरफ लेके चलना है। आपने उसको, ये आप राइटर पे है कि आप शुरू में तो लेकर चल रहे हो, यानी क्लाइमैक्स तक आने से पहले आप बराबर चल रहे हो। ल्यूक का अगर एक जवाब है, तो ओबी वैन का एक जवाब है। ल्यूक का एक एक्शन है, तो ऑबी वैन का एक एक्शन है। तो वो थीम के दोनों अपने अपने आंसर पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, हत्ता कि क्लाइमैक्स आ जाएगा। अब क्लाइमैक्स पे आके हमें डेफिनेटली, जिसको हम वो कहते हैं, वो मोमेंट आ जाएगी जब वो रियलाइज करेगा। ये स्टोरी के शुरू के लेक्चर्स में जब हम स्टोरी और थीम्स वगैरह पे, थीम से भी पहले जब हम स्टोरी क्रिएशन की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने वो एक चार्ट बनाया था, जिसमें हमने कहा था कि वो फिर आप उसको इवेंट देते जाओ, तो फिर वो उसका काम करता जाएगा, लेकिन उसका एक मॉरल जो होगा, वो साइड इफेक्ट भी निकलेगा। वो आपको याद है ना, हत्ता के वो रियलाइज कर जाए, वहां पे वो सर्कल क्लोज होता है। तो यहाँ पर अब वो सर्कल क्लोज हो रहा है, जहां पर वो रियलाइज कर जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और आपकी थीम भी वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज दी व्हाट। और इसके अंदर सिंबल्स इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम अलहदा करेंगे अगर जब लाइव खेलेंगे। अब ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बता दी हैं कि आप अगले जब भी हम कोई लाइव लें, तो आप जो है एटलीस्ट उसमें मुझे बताएं कि अब हम इस पर ये वीडियो मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप इसको दोबारा देखिए। उसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन हमें पहले पता हो, उसको फिर मैं एड्रेस कर लूंगा, लिख लूंगा, क्योंकि लाइव में समझ नहीं आती, लिख कर जरा जेन में पॉइंट रहते हैं, वरना फिर बहुत लंबा हो जाता है, बात कहीं से कहीं निकल जाती है। मैंने इसलिए सारा कुछ लिख लिया था अपने पास कि मैं आगे पीछे ना हूं। अभी भी मेरा दिल कर रहा था मैं आगे पीछे चला जाऊं, लेकिन बिकॉज के वो मैंने आपको, जब मैं ये रिकॉर्डेड करता था लेक्चर, तो मेरे 2 ढाई 3 घंटे के, फिर मैं कहता यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं उसको एडिट कर करके उसको छोड़ा करता था। तो वो मेरी एक आदत है, ऐसी बुरी कह लें अच्छी, लेकिन इसलिए मैंने ये पॉइंट लिख लिया, मैं कहा इससे हटता नहीं है। तो अब ये है, आपने कोई क्वेश्चन करना तो कर लें, मुझे यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखे, मैं आपको फौरन इसका वो करते हैं, हम 8 10 15 मिनट में इसको ऑफ करते हैं और वीडियो आपको मिल जाएगी। जी, चंद्रमा, विश्वजीत दास, विष्णु सर, कोई क्वेश्चन, नॉलेज कोई क्वेश्चन, एजाज भाई आपका कोई हो, आप बताएं, ठीक है जी। और एनीवन एनीवन एनीवन, तो एक कोई क्वेश्चन बेशक आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लें, तो फिर हम जो है इसको बंद करें। कितने के लोग बैठे हैं? मैं 2-3 बैठे हुए हैं अभी भी, मुझे लग रहा है। तो एनीवन हेयर, प्लीज बता दें। जी, नॉलेज में आपको, अच्छा, ट्रीटमेंट के बारे में आप पूछ रहे हैं। अच्छा, वो नॉलेज साहब कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट के बारे में आप बताएं कि ट्रीटमेंट किसी का कैसे होता है। देखें, अगर आप मेरा एक लेक्चर उठाएं ना, कि जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि 12 सीन्स टू फिनिश अ स्क्रीन प्ले, वो बेसिकली ट्रीटमेंट है। उसको हमने सिनॉप्सिस को हमने एक्सपैंड किया है एक एग्जाम्पल लेकर, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर हमने उसको एक्सपैंड किया है, और वो ट्रीटमेंट आपके सामने आ गया। अच्छा, अब
ट्रीटमेंट लिखने के बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन क्या है कि आपने ट्रीटमेंट में इवेंट्स तो बताने ही बताने हैं, इम्पोर्टेंट प्लॉट इवेंट्स ट्रीटमेंट के, वो आपने बताने हैं। लेकिन जी एजाज भाई ठीक है। तो आपने वो इवेंट्स तो बताने ही बताने हैं, लेकिन उसके अंदर आपने थीम से भी खेलना है। आपने उसको थीम नहीं बतानी, क्योंकि वो ट्रीटमेंट बेसिकली मोरल लाइकली आपके अपने लिए कम ही डायरेक्टर मांगते हैं, सिनॉप्सिस ही मांगते हैं वो ज्यादा। तो सिनॉप्सिस की एक्सपेंडेड फॉर्म है दिस ट्रीटमेंट। तो अब आप वो लेक्चर निकाल लें जिस पे लिखा हुआ है, जिसके थंबनेल पे है 12 सीन्स टू फिनिश अ स्क्रीन प्ले। वो बेसिकली ट्रीटमेंट है। इंपॉर्टेंट ट्रीट इसलिए कि 12, 13, 14 सीन्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्क्रीन प्ले में एज अ होल, जो कि आपकी स्टोरी को प्लस माइनस कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप जो है वो देख लें तो आपका वो वाला मसला जो हल हो जाएगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसका आंसर दे सकता हूँ, ऑडियो में भी दे सकता हूँ, टेक्स्ट में भी दे सकता हूँ। ये जिन्होंने आज के लेक्चर के अलावा कहा है ना, मैं उनकी उनकी बात कर रहा हूँ। तो कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो काइंडली बता दें, तो फिर इसको हम कर लें। यानी कि जो थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को अगर ये नहीं समझ में आ रही कि अप्लाई कैसे करना है, या अगर किसी को समझ नहीं आ रही कि मतलब कि हम इसको कैसे पुट करें सीन्स के अंदर, कोई ऐसा क्वेश्चन है तो ज़रूर आप पूछ लें। मैं फिर और जब आप कहेंगे तो इसको ऑफ कर देंगे। मेरे नज़दीक तो ये कोर है भाई, कोई भी राइटर हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने आपको बड़ी एक जो चीज़ें बताई हैं ना, आप इनको ऐसे से अप्लाई करेंगे ना, यू विल बिकम अ मास्टर। ठीक है, उसकी वजह है कि आपके अपने सीन के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट बैठेगा और वो कॉन्फ्लिक्ट दो अपोजिंग आंसर की वजह से आ रहा है, और वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वही कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली आपकी इवेंट्स पर आना शुरू हो जाएगा, मैं गारंटीड कहता हूं आपको। और ठीक है, और वो कॉन्फ्लिक्ट आपके डायलॉग्स में भी आ रहा है, आपको मजा आएगा। क्योंकि क्यों, आप एंटेगनिस्ट की भी उतनी ही साइड लेंगे जितनी आप प्रोटैगनिस्ट की ले रहे होंगे। बिकॉज वरना होता क्या है कि हम सिर्फ प्रोटैगनिस्ट का ख्याल रखते हैं, एंटागनिस्ट जो बकवास करता है, ये बात नहीं है। एंटागनिस्ट एक इंपॉर्टेंट आपका जो है ना वो पिलर है इस केस में, तो ये भी आपने जेहन में रखना है। ये सारी चीजें आपने जेहन में रखनी है। तो इन सारी चीजों के अलावा अगर आप ये समझते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो आप पूछना चाहते हैं तो अ, अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करें? अच्छा, अपना विश्वजीत दास, इनको जरा देना आप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, किसी भी वीडियो में जाओ, किसी भी वीडियो में जाओ मेरी, किसी भी वीडियो में जाकर डिस्क्रिप्शंस में लिंक है, किसी भी मेरी वीडियो में जाओ और उसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ज्वाइन करने का लिंक है, आपको आराम से वो मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, विश्वजीत दास चंद्रमा, ये इनको अगर आपके पास सिस्टम में लिंक है तो उधर पोस्ट कर दो जरा, ये उसको कॉपी कर लेंगे। वरना मेरे किसी भी लेटेस्ट जो है ना 15-20 आखिरी जो वीडियोस हैं, किसी में भी आप चले जाओगे उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा है, आप उसको ज्वाइन कर लो। जी जी, तो ये है। एनीथिंग एनीथिंग, ठीक है, किसी भी वीडियो में जाओ, वरना आप अपना नंबर इधर लिख दो, मैं आपको खुद ही ज्वाइन कर लूंगा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है ना, यू जस्ट राइट आउट योर नंबर एंड आई विल सेंड यू अ लिंक। आप अपना नंबर जो है ना वो मोबाइल का लिख दो, तो मैं फिर भेज दूंगा, ये भी किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। और उसके मुझे लग रहा है कोई खास क्वेश्चन नहीं है आज के बारे में। बसवीर दास, आपका कोई क्वेश्चन? चंद्रमा, विष्णु, एजाज भाई, कोई भी कोई भी आज के बारे में क्वेश्चन नहीं है तो लेट अस क्लोज इट। एनीवन प्लीज? नो, नो क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर इसको बंद करें जी आज के लेक्चर को। तो आई होप
कि आपको आज का ये अच्छा लगा होगा और आपको इसमें मज़ा आया होगा। अ, हाँ जी, पूछें। एचएनए प्रोडक्शन मन साहिब। यस, प्लीज़, प्लीज़ गो। आपका क्या क्वेश्चन है? प्लीज़ पूछें। यस, आस्क। हाँ, जी, जी, बिल्कुल पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर के बारे में भी पूछ सकते हैं और वैसे भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, जनरली भी पूछ सकते हैं। मेरा तो था कि चलो आज के बारे में ज़रा एक कोलैबोरेशन बन जाएगी और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप जॉइन कर सकते हैं। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आइडिया कैसे लिखें, लो इससे जो है एचएन प्रोडक्शन मान साहब ये पूछ रहे हैं कि आइडिया कैसे लिखें, नहीं लिखें या कैसे आइडिया को डेवलप करें। मतलब एचएन प्रोडक्शन काइंडली ये मुझे बताएं कि आप ये पूछ रहे हैं कैसे लिखना चाहिए उसको या कैसे आइडिया को बनाना चाहिए। उसके लिए अगेन मेरा लेक्चर्स पड़े हैं आइडिया टू कॉन्सेप्ट। पहले आपने आइडिया को कॉन्सेप्ट में कैसे बदलना है। यानी आपको एक आइडिया आया, सपोज जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि यार एक शहर में जो है मिसाइल गिर रहे हैं, ठीक है ना, मिसाइल गिर रहे हैं। अब ये टोटल आइडिया आपके पास। नो, अब इस आइडिया को आप जब तक कॉन्सेप्ट में नहीं बदलेंगे, और कॉन्सेप्ट में बदलने के लिए यू हैव टू ब्रिंग ए प्रोटैगनिस्ट इनटू इट। अब जब वो प्रोटैगनिस्ट आप उस आइडिया में लेकर आएंगे, उस आइडिया आपने किसी को शो नहीं करना, आइडिया आपके अपने लिए है, और उसका कॉन्सेप्ट भी आपने किसी को शो नहीं करना, वो भी आपके अपने लिए है। तो आप उस आइडिया को मैं एक्चुअली एचएन प्रोडक्शन मैं आपकी बात समझ नहीं रहा। आप ये चाहते हैं कि अगर आइडिया आपके ज़हन में है तो हाँ, ये एजाज भाई का भी क्वेश्चन आया। मैं पहले एचएन प्रोडक्शन भाई को जरा बता दूं, मन भाई को, कि मुझे एक्चुअली उनका क्वेश्चन इसलिए समझ नहीं आ रहा कि दो बातें हैं कि आइडिया अगर आ जाए तो उसको कैसे डेवलप करना है, एक बात, और फिर उसको देखिए, ये आप जिस तरह मर्जी लिख लें, अगर खाली लिखने का मसला है तो ये आइडिया आपने किसी को शो नहीं करना। हाँ, ये विश्वजीत के भी क्वेश्चन आए। अगर एचएल प्रोडक्शन को बात समझ में आ रही है तो अगर तो वो मेरा एक लेक्चर पढ़ा है कि कैसे आइडिया को कॉन्सेप्ट में बदला जाता है और सिनॉप्सिस बनाया जाता है। ये मेरे लेक्चर में पढ़ा है। 100 के बाद में किसी लेक्चर के में पढ़ा होगा ये, ठीक है। हाउ टू राइट स्क्रिप्ट, ये तो खैर मतलब हाँ, मैं समझ गया। आप ये चाह रहे हो कि आइडिया को स्टोरी में बनाकर स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है। तो ये तो सारे मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं, लेकिन आज के लिए इसको तो नहीं हम कर सकते। आपके क्वेश्चन को मैंने ज़हन में बना लिया, मैं इसको आपको किसी तरीके से ये समझा दूंगा, आप वो फिक्र में ना रहें आप। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि हाउ टू कन्वर्ट थीम क्वेश्चन एजाज भाई का इनटू थीमेटिक स्टेटमेंट, यू राइट। देखिए, मिसाल के तौर पे आपके ज़हन में ये एक पहले आपके ज़हन में कोई टॉपिक आता है, यानी मिसाल के तौर पे टेक्नोलॉजी वर्सेस फेथ, जैसे हमने आज की एग्जांपल ली, ये एक टॉपिक है। अब कैन फेथ ओवरकम टेक्नोलॉजी, ये एक थीमेटिक स्टेटमेंट या थीमेटिक क्वेश्चन अब बना है, ठीक है ना। ये एक स्टेटमेंट बन गई है, क्योंकि स्टेटमेंट के ऑलवेज दो आंसर होते हैं। कोई भी दुनिया की स्टेटमेंट आप उठा लें, देयर आर ऑलवेज टू आंसर्स, और इसलिए आप टॉपिक को स्टेटमेंट में बदलते हैं आपके ज़हन में। अब गुड वर्सेस इवल एक टॉपिक है, लेकिन गुड वर्सेस इवल तो हर तीसरी चौथी फिल्म में है। लेकिन अब आपने ये देखना है कि आपकी फिल्म में गुड और इवल का क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी कि ठीक है ना। यानी कि हमने वो जो फिल्म थी उसकी हमने एग्जाम्पल भी दी थी, जिसके अंदर ये सेंड्रा बुलॉक है, और उसमें हम क्या बता रहे थे कि उसमें बता रहे थे कि क्या जो फीमेल हैं, वुमेन है, वो क्या मर्दों की दुनिया में सरवाइव कर सकती हैं।
तो वो तो ये एक टॉपिक को आपने स्टेटमेंट में बदला है। तो क्या उन उनमें वो क्वालिटीज़ हैं कि दे कैन चेंज इंटू दैट। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बात बनती है कि आपको टॉपिक पहले उसमें से निकालना और टॉपिक में से आपने स्टेटमेंट बनानी है। आपकी स्टोरी जिस चीज़ के ऊपर है, उसमें से आपने उस चीज़ को निकालना है। ये एक बात हो गई। और ये तो एजाज भाई का जवाब हो गया। विश्वजीत दास जो हैं, एक तो स्टोरी का मेन थीम होगा, बिल्कुल माइनर माइनर थीम हो सकते हैं, माइनर थीम बिल्कुल हो सकते हैं, वो पैरेलल आपकी स्टोरी के चलते हैं वो। लेकिन लेकिन हमेशा जहन में रखें, क्वालिटी ये है कि अगर माइनर थीम भी आपके मेजर थीम को टच करे, यानी कि टच से मुराद ये होती है कि बेशक एग्जैक्टली तो वैसे ना हो, लेकिन दे कैन इन्हांस द मेजर थीम। असल में उसका मकसद यही होना चाहिए कि आपकी मेजर थीम को आपके माइनर थीम जो इन्हांस करें। तो बिल्कुल माइनर थीम 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। जैसे शुरू में मैंने आपको ये इस फ़िल्म में जिसमें ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीती है, तो उसमें शुरू में बेसिकली वो बताते हैं क्या औरतें जो हैं वो मर्दों के काम कर सकती हैं। ये एक छोटी थीम थी। लेकिन बाद में कि वो सर्वाइव कर सकती हैं एज अ वुमन इन द मेन सोसाइटी, अगर उनमें मैन वाली क्वालिटीज हो, तो दैट इज द मेन थीम। तो फिर वो उसको इन्हांस कर रही है माइनर थीम, एक में रखना आपने। उसके बाद ये एच एन भाई प्रोडक्शन का है, हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट। तो वो बिल्कुल चीज़ें जो हैं हमारे बहुत सारी ये इसमें पड़ी हैं, वीडियोस में हमारे 130 के करीब लेक्चर्स हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हैं कैसे लिखना है। लेकिन कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन उसमें जब अब आएगा तो उसको हम बिल्कुल देख लेंगे कि आपको फॉर्मेटिंग में मसला है, आपको थीम को इम्प्लीमेंट करने में मसला है, आपको स्टोरी पहले बनाने में मसला है, क्योंकि स्टोरी बनाने का भी अपना एक इशू है और लोग स्टोरी गलत पूरी तरह नहीं बना पाते, जिसकी वजह से उनको इशू आता है। तो मन भाई को ये भी बताना है कि उसको उस तरह भी आप दे सकते हैं। और उसके बाद नॉलेज भाईजान ने कहा है कि सर, फिल्म के स्क्रीन प्ले में गाने के हर सीन को कैसे लिखा या लिखना जरूरी नहीं। ये गाने के जो है ना, वो बेसिकली आप चाहें तो लिखें, ना चाहें तो ना लिखें, आपको प्रोड्यूसर इस पर वो नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक तो आपको ये नहीं पता होगा कि गाना क्या है, यानी कि कई दफा तो म्यूजिक जो होता है वो बाद में बनता है, ठीक है, और आपको पता नहीं वो म्यूजिक क्या है, तो आप सीन्स कैसे उसके डेवलप करोगे। हाँ, इस केस में कि आपको प्रोड्यूसर कहता है कि नहीं यार ये गाना है, अब इस गाने पे आप मुझे सीन लिख दो, आप लिख सकते हो। और वो ज्यादातर मोन्टाजेस में होते हैं, यानी कि वो जरूरी नहीं कि पूरी स्टोरी टाइप बने उसकी, चूंकि आपने गाने के साथ उसको बनाना होता है। तो उसके लिए सीन आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, छोटे छोटे मोन्टाजेस में उसको लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस्ट चाहिए कि आप नहीं मैं सर सिर्फ स्टोरी लिखूंगा, गाने जो है आप खुद ही, चूंकि डायरेक्टर इतना काम वो खुद ही कर लेता है। क्योंकि मिसाल के तौर पर एक गाना अगर इंडोर में है तो खुद इधर के शॉट ले लेगा, उधर के शॉट ले लेगा, कोने के शॉट ले लेगा, तो वो चीजें जो है वो खुद कर लेता है। तो इसलिए वो ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप उसमें लिखना चाह रहे हो, तो अगर कोई इमोशनल गाना है तो उसके लिए आप लिख सकते हो, उसके अंदर आप अपनी क्वालिटीज और अपनी वो चीजें शो कर सकते हो कि आप में वो टैलेंट है। बिल्कुल कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। अच्छा अच्छा, मैं एक मिनट, आप मुझे अपना नंबर देना प्लीज, गिव मी योर नंबर। एजन प्रोडक्शन में आप मुझे अपना नंबर दें, मैं आपको ऐड कर लेता हूँ। और ठीक हो गया। एजाज भाई आपको समझ में आ गई? अगर आ गई तो ओके कर दें। और नॉलेज भाईजान, आपको भी एक दो क्वेश्चन आपने किए थे, वो बिल्कुल अभी शायद पूरी तरह आपको इतनी सेटिस्फाइड आप ना हो, उसकी वजह कि आपके जो क्वेश्चन है वो लॉन्गर बात में तय होंगे, यानी कि वो एक सेंटेंस में उसका जवाब नहीं दिया जा सकता कि कैसे लिखें। तो उसके तो पूरी एक एक्सरसाइज है जो कि हम मुख्तलिफ लेक्चर्स में करते आ रहे हैं।
तो उन लेक्चर्स में आप जो है वो करें। अच्छा, इसमें ये है कि मैं अ, अ, इनको अपनी बिस्वजी दास, आप ये काम करें कि किसी भी यूट्यूब के मेरे लेक्चर का यहाँ पर एक लिंक भेज दें, और उस लिंक में आपको ये जो है एचएन प्रोडक्शन वाले, ये उसमें से लिंक उठाएं हमारा जो है व्हाट्सएप का। बिस्वजी दास, आप जरा काइंडली किसी भी यूट्यूब के लेक्चर का एक लिंक भेजें, जरा क्विक उसमें भेज दें आप। और मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो फिर मेरी स्क्रीन के आगे आ जाएगा, रिकॉर्ड हो रही है तो स्क्रीन के आगे आ जाएगा, तो वरना वो इश्यू नहीं था, मैं कर देता खुद। तो ये बिस्वजीत आप कर रहे हैं? अच्छा, एजाज भाई कह रहे हैं कि फिलोसफिकली कैसे लिख सकते हैं। नहीं देखिए, नहीं फिलोसफिकली नहीं लिखना, हमने हमने कोई फिलोसफिकली इसको नहीं लिखना, बिल्कुल फिलोसफिकली नहीं लिखना। हमने बेसिकली थीम का हमारा यहाँ पर जो है मकसद ये है कि हम जो यूनिवर्सल थीम्स दुनिया में होती हैं, ठीक है ना, लव विल ट्राइम्फ ओवर इवल, ठीक है ना, ये जो थीम्स हैं इन्हीं के आंसर्स को आप थीमेटिक टॉपिक को आप थीमेटिक ये स्टेटमेंट बना ली कि विल लव ट्राइम्फ ओवर वॉर, एक पर आपने ये थीम बनाई है। तो अब इसका कोई फिलोसफिकल वो नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पर में से कोई फिलोसफिकल चीजें नहीं होती। हमने वो एक स्टेटमेंट अपने लिए, ये किसी के लिए नहीं है, दैट इज फॉर यू। आपने जब इसको लिख लिया अपने पास, नो, यू हैव टू आंसर्स फॉर दैट। उन दो आंसर की बुनियाद पर आप अपनी पूरी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, ड्रामा, नॉवल उसको लिखेंगे। वो दो आंसर आपने हर सीन में लेकर चलने हैं, तो वो कंफ्लिक्ट बड़ा स्ट्रांग बनेगा आपका। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सीन में ही वो चीज आ जाए, मतलब, लेकिन 80+% सीन्स में वो काम नजर आना चाहिए इस तरीके से। तो फिलोसफिकली नहीं, तो मेरा ख्याल है कि वो नहीं दे पा रहे, तो मैं खुद ही इनको एक लिंक दे देता हूँ, लाइक फ्रॉम हेयर, लेट मी वेट वेट मैं अगर आपकी स्क्रीन पे शायद मुख्तलिफ चीज़ें आनी शुरू हो जाएं, बेसिकली आपको मैंने कहा, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम आ जाते हैं, और सपोज ये है, ये मैं आपको दे रहा हूँ कॉपी, और इसको हम, तो इधर से मैं अब आपको देता हूँ यहाँ पर, लाइक से ये एक मेरा उसका है लिंक, और मैं यहाँ से आपको दूसरा भी अब आपको, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप का ये लिंक है, ये आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये ले, मैं आपको ये भी दे रहा हूँ, ये ले, सो दिस इज द लिंक, ये लिंक है हमारा व्हाट्सएप लिंक है ये, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप लिंक है, ये आप ले सकते हैं इसमें, ठीक हो गया। तो ये व्हाट्सएप लिंक है, इधर से आप देख लें, अगर आप ज्वाइन हो सकते हैं तो बता दें भी मुझे कि हाँ, हाउ टू राइट अ शूटिंग स्क्रिप्ट, एचएन प्रोडक्शन मान साहब कह रहे हैं, बिल्कुल। इसमें देखें, शूटिंग स्क्रिप्ट बेसिकली आपका काम नहीं है लिखना, ये राइटर का काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है, ना इस आप उसमें डलें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब शूटिंग स्क्रिप्ट आप लिखते हैं, तो वो डायरेक्टर ने अपनी मर्जी से सीनों को आगे, यानी मिसाल के तौर पे वो एक लोकेशन पर अगर आपके 10 सीन है, ठीक है, तो वो 10 सीन्स को शायद 3 दिनों में करना चाहेगा। तो उसकी सीन की जो नंबरिंग होगी और सीन की जो बिठावट होगी, वो उसने उस पर उस तरीके से लिखनी है। आपको उस चीज का नहीं पता कि उसने क्या करना है, लिहाजा आप इस चीज में ना पढ़ेंगे नहीं मैंने शूटिंग स्क्रिप्ट कैसे लिखना है। वो लिखना हो तो वो आसान है लिखना, लेकिन समटाइम कुछ लोगों को डिफिकल्ट भी लगता है, इसलिए उस चक्कर में ना पड़े आप। बिल्कुल शूटिंग स्क्रिप्ट खुद मत लिखें, लेट इट बी रिटन बाय डायरेक्टर। हाँ, डायरेक्टर अगर आपको बुला लेता है, वो कहता है यार मुझे यूं यूं सीन आप तोड़ के दो, तो फिर आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं। आपने अपने मेन से ही वो जो स्पेल करना चाहता है। अब क्या है कि सॉफ्टवेयर का फायदा आपको अब क्या होता है कि आप देख लेते हैं कि एक लोकेशन पे कितने सीन्स हैं,
आप उसको क्लिक करते हो सॉफ्टवेयर पे, अगर आप कैलटेक्स यूज़ कर रहे हो, मैं आजकल फेड इन यूज़ कर रहा हूँ, मुझे वो भी पसंद है फेड इन, कैलटेक्स कर रहे हो, कैलटेक्स पे ले लो, तो वो एक शीट सी निकल आती है, ठीक है ना? तो उस चीज़ में उस शीट में आप क्या करोगे कि उस शीट से आप वो सीन्स निकाल लोगे। उन सीन्स में अगर वो कहता है मुझे यार ये एक ही लोकेशन के सीन मुझे आप कर दो, तो आप उसको करके दे सकते हो, लिख कर दे सकते हो। शूटिंग स्क्रिप्ट में यूँ होता है। ये शूटिंग स्क्रिप्ट में ऐसे नहीं होगा कि जैसे आपने सीन लिखे हैं वैसे ही सीन चलें। तो हाँ, शूटिंग स्क्रिप्ट में एक काम और होता है कि आपको कैमरा एंगल्स भी बड़े दिखाने पड़ते हैं। कैमरा एंगल्स बताने पड़ते हैं। वहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी तो आती है, लेकिन डायरेक्टर उससे खुश नहीं होता। यानी कि मैं ये समझता हूँ कि वो डायरेक्टर का काम है, लेट हिम डू दैट। तो आप क्या सर, मैं आपको स्पेकुलेटिव स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, स्पेक स्क्रिप्ट लिख देता हूँ। जी जी हाँ, हमारा ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, मैं आपको ये रिकॉर्डेड भेज भी दूंगा, और ये आपको जो है वो मिल जाएगा। ये हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे, आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं, और उसमें क्वेश्चन तो एक तो ये हो गया। आजाद भाई आपका मेरा ख्याल है क्वेश्चन का हो गया है, बिस्वजीत आज का भी हो गया है, और कोई फिलोसफिकली, एजाज भाई फिलोसफिकली नहीं चलना, बिल्कुल नहीं चलना, फंस जाएंगे। बिल्कुल स्टेट आपने एक थीम बनानी है, स्टेट उसके दो आंसर यस और नो में रखने हैं आपने, और देन अप्लाई इट इन योर सीन्स। इन योर सीन्स आपने उसको अप्लाई करना है, और वो इवेंट्स दिखाने हैं जो अंदर हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन बाहर दिखाते चले जाएं। यानी अगर एक करेक्टर एक आंसर की तरफ है, तो उसको आपने उधर शो करना है। और अच्छा, जब वो दोनों एक सीन के अंदर हैं, तो वो अपोज कर रहे होंगे एक दूसरे की बात को, अपने हरकतों से भी कर रहे होंगे, और अपनी बातों से भी कर रहे होंगे, और अपने जेस्चर्स के साथ भी कर रहे होंगे। और समटाइम्स अगर आप बहुत क्रिएटिव जब हो जाएंगे, तो आप सीन की अ, अ, जो सराउंडिंग्स है वो भी आप शो करेंगे। फिर जब आप ज्यादा और तगड़े राइटर हो जाएंगे, फिर आप सिंबल्स को यूज करेंगे। आपका मतलब होगा, ये समझने वाले समझेंगे ये सिंबल यहाँ पे क्यों आया है, मोटिव यहाँ पर क्यों आया है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये फिर जब आप उसमें आते चले जाएंगे। देखिए, मैंने आपको ये कहा है कि वो राइटर की मर्जी है। एजाज ने क्वेश्चन किया है कि जो भी आपका सेंट्रल क्वेश्चन है, वो जो क्रक्स है स्टोरी का, वो मैंने आपको बताया ना कि आपने थीम के दो आंसर एक्सप्लोर करने हैं। आप जब आंसर एक्सप्लोर करोगे, थीम आपकी पड़ी है, उसके दो आंसर हैं। यानी कोई ये समझता होगा ना साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कहता होगा नहीं फेथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात यह है कि आपका दिल क्या कह रहा है एज अ राइटर। अगर आप फेथ के साथ हैं, तो आपने एंड में आके फेथ को विन करवा देना है, इररिस्पेक्टिव कि ऑडियंस इसको पसंद करती है कि नहीं। ये अब आपके लिए ट्रिकी क्वेश्चन होता है। तो प्रोटैगनिस्ट जो होता है आमतौर पे वो अ, अच्छी वाली साइड पर होता है आमतौर पे, लेकिन वो अगेंस्ट भी हो सकता है, ठीक है ना? फिर वो एक तरह का एंटेगनिस्ट ही होता है, लेकिन वो नज़र प्रोटैगनिस्ट आ रहा होता है, वो एक अलग एक बात है। तो ये जो आप ये कह रहे हो कि वो जो थीम है, बिल्कुल उस थीम का जो आंसर आप एंड में दोगे ना, सीन थीम का जो आंसर आप एंड में दे रहे हो, वो लोग उसको ग्रैब करके उठेंगे सिनेमा से। अब अगर आप समझते हो कि ईमान की जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आप उसको जब विन करवाओगे, तो ऑडियंस उससे ज्यादा इमोशनली अटैच हो, वो यही चाह रहे होंगे यार आप यही करो, या ये जो प्रोटैगनिस्ट है वो यही करे, वो खुद इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं होता, तो फिल्म में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपकी अब वो कमर्शियल वैल्यू कम हो जाए, पैसे उतने न कमाए, लोग कहेंगे यार उसको तो यूं करना चाहिए था, वो तो अजीब बंदा, वो एंटागनिस्ट तो यूं निकल आया। तो वो फिर जो है ना वो एक इशू बन जाएगा उसके लिए, मैं तो ये समझता हूँ। तो आई थिंक इट्स क्लियर फॉर दैट। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उसको वन सेंटेंस में आपने कैसे लिखना है थीम को, थीम को एक सेंटेंस में कैसे लिखना है, आप ये कहना चाह रहे हो। यानी कहने का मतलब यह है कि स्टोरी का मरकजी ख्याल या क्रक्स ऑफ द स्टोरी
जो कि आपके वाले हवाले से आपके थीम का ट्रुथ हो, उसका एक सेंटेंस। हाँ, अच्छा मैं समझ गया हूँ। तो उसमें आपने ये है ना कि लव विल ट्रायम्फ ओवर वॉर, ये वो एक सेंटेंस है, विल। दिस, आप अगर इसके साथ हैं, इस स्टेटमेंट के इस आंसर के साथ हैं, तो यही आपकी टोटल स्टेटमेंट है। ये आपने किसी को दिखानी नहीं है, ये आपने किसी को बताना नहीं है, इवन प्रोड्यूसर को भी नहीं बताना। समझने वाला समझेगा, आप अपना खेल खेल रहे हो, ठीक है ना। वो जब आप सीन्स दिखाओगे, आपकी थीम उसमें झलकेगी, थीम उसमें झलकेगी, और ऑडियंस अटैच होगी। आई ग्रंटेड दैट, वो अटैच होगी, वो कहेगी यार ये करेगा यूं ही जो हम। तो लिहाजा बेसिकली एक और बात है, देखो, ये जब आपने एक क्वेश्चन पुट किया ना एजाज भाई, जब आप ये क्वेश्चन पुट करते हो अपने स्क्रीन प्ले में, फिल्म चल रही है, आपने क्वेश्चन पुट कर दिया, क्या लव, यानी हमारे इंडियन पाकिस्तानी फिल्मों में क्या है, मिसाल के तौर पर एक झटकी मिसाल लेते हैं कि मिसाल पर लड़की नहीं मिल रही, माँ बाप जो है वो लड़की के नहीं मार रहे, वो शादी करना चाहते हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल झटकी मिसाल दे रहा हूँ। तो क्या है, अब ऑडियंस चाहेगी कि ये मिल जाए, लव मस्ट ट्रायम्फ ओवर इवल, ये ऑडियंस चाह रही होगी, इनके ना चाहते हुए भी ये चाह रही होगी। अब आपने दोनों की साइड पहले विन करवानी है। बाप वगैरह जो है वो अपना एक थीम दे बता रहे हैं कि भाई वो लड़का जो है वो चोर है, डाकू है, ठीक है, वो तुम्हें जलील कर देगा, तुम्हें मार देगा, तुम्हें जिंदगी, तुम इतनी सुकून वाली जिंदगी यहां से छोड़ के जा रही है। बिल्कुल मैं एक टिपिकल मिसाल दे रहा हूं इंडियन पाकिस्तानी फिल्मों की, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्या अब ऑडियंस आपके साथ यही आंसर चाह रही है कि यार ये मिल जाए आपस में, लव ट्रायम्फ हो जाए ओवर इवल, लेकिन आप एंड में आके नहीं करते ये, लड़की चेंज हो जाती है, लड़की कहती है ठीक है जो मेरे माँ बाप कह रहे हैं मैं से मानता हूं। अब ये है कि आप फिल्म को तो ठीक उठा के लेकर आए हैं, आप हर सीन में दोनों को बराबरी देते आए हैं, लेकिन क्लाइमेक्स में आके नो यू हैव टू डिसाइड विच विच थिंग यू हैव टू डिसाइड। अगर आपने इसके साथ जाना है तो ठीक है, अब आप अगर इतनी हिम्मत रखते हैं कि आपने उसके अगेंस्ट जाना है तो अब चले जाएं। आई डोंट थिंक कि इस तरह होगा। आपको कमर्शियल वैल्यू को भी ज़हन में रखें, फिल्म में कोई आपकी गलती नहीं निकाल सकता। ये जरूर लोग कहेंगे कि यार इसने क्या किया यार, ये इसने मार दिया उसको, तो ये तो फिर हार गए। तो इस तरह ये चीजें होती हैं। तो ये बेसिकली वो रोमियो जूलियट का ये स्क्रिप्ट है ना बेसिकली, जो कि बाद में चलता आ रहा है और हमारी फिल्म में बनती जा रही है आज तक। ये स्क्रिप्ट, यही थीम जो है लव का, ये हमेशा कामयाब रहा है। उसके बाद एक सेंटेंस में लिखने का तो मुझे जो समझ में आ रही है वो यही है कि आपने आंसर को एक स्टेटमेंट में लिखना है, और वो 5-6 वर्ड्स ही हैं, ठीक है ना। आप अपने तौर पे कोई और उसकी, यानी कि मैं समझ रहा हूँ आप क्या चाह रहे हो कि इसकी फिलोसफिकल क्या जो होगी इफेक्ट होगा, वो चीजें आप सोच सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं आप सोच सकते हो कि फिलोसफिकल इसकी, यानी कि अगर ये थीम को ये लेके उठता है कि वॉर विन कर जाती है लव से, तो लोग क्या सोचेंगे, यानी लोग क्या सोचेंगे कि आइंदा आइंदा अगर वॉर विन करेगी लव के ऊपर, तो क्या इंसानी कनेक्शन खत्म हो जाएंगे आइंदा 20 सालों में। ये फिलोसफिकल बातें हैं, वो आप सोच सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं सोच सकते, आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू मेक फिल्म सिंपल। सिंपल आम ऑडियंस को समझ में आनी चाहिए फिल्म। नॉवल आप उनके लिए लिख रहे हैं, हम यहाँ फिलोसफी नहीं झाड़ेंगे। फिलोसफी झाड़ेंगे तो वो लगेगा कि राइटर अपनी एक कमालात दिखाता रहा है, तो हमने इसमें सिंपल रहना है। और चंद्रमा कह रहे हैं सर आई डोंट नो हाउ टू डू दैट, क्या यानी कि हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे थीम को, यही चंद्रमा आप चाह रहे हो ना, यही पूछना चाह रहे हो कि हम कैसे करेंगे। तो मैंने आपको एग्जांपल दी है, इस रिकॉर्डेड को आप देख भी लेना, आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है आपने। सबसे पहले सब कुछ छोड़ के, जब भी पेपर लेके बैठोगे अपनी थीम सोचो। थीम जब तक नहीं सोचोगे कुछ ना करो, कुछ ना करो। स्टोरी अच्छा, अगर आपको सर मेरी तो स्टोरी ये है, मुझे तो ये ज़हन में आ रहा है, एक बंदा है जो वो मार्स पे जाता है, मेरी तो ये स्टोरी है, इसमें मैं थीम क्या लाऊं,
अब आप सोचोगे ना उसके ऊपर कि क्या मिसाल के तौर पे दूसरी मखलूक, दूसरी क्या उसे कह सकते हैं स्पीशीज़, ठीक है? ह्यूमन पर ओवरकम कर सकेंगी? ये आपकी थीम बन गई आपकी स्टोरी की। तो आप अगर स्टोरी पहले आ रही है, तो आप उसमें से थीम निकालो और स्टोरी अगर थोड़ी-सी आप चेंज करना चाहो तो कर लो। और अगर आपके ज़हन में थीम है पहले, तो उस पर स्टोरी आप बना लो। तो ये बातें सबसे पहले हैं। उसके बाद फिर आपने आंसर सोचने हैं उनके, उन आंसर को आपने उस पर करना है। एजाज भाई कह रहे हैं कि एक पाकिस्तान ड्रामे का थीम था कि रिश्ते घरों के बजाय अपनों में करने चाहिए। क्योंकि अपना मरेगा तो छाँव में डालेगा। मगर राइटर इससे डिसएग्री करता है, उनका ख़्याल होता है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक थीम ये थी कि रिश्तों में आप अपने अपनों में रिश्ते करने चाहिए। अ, ठीक है, अपनों में रिश्ते करने चाहिए या अपनों में नहीं रिश्ते करने चाहिए, ठीक है ना? तो अगर आप देखेंगे उस तरह की थीम नहीं है। ये उस तरह की थीम नहीं है लेकिन थीम बन सकती है। तो इसकी आपको स्टेटमेंट बनानी है। क्या क्या अपनों में शादी करने से रिश्ते तगड़े होते हैं या नहीं होते हैं? ये अब वो थीम है जिस पे आप खेलोगे या कोई और इससे मिलता-जुलता। तो वो फिर आप करोगे, वो फिर आप एक्सप्लोर करोगे कि अपनों में रिश्ते करने से रिश्तेदारी मजबूत होती है, तगड़े होते हैं। उसके 2 आंसर हो गए, होते हैं, नहीं होते हैं। अब एक चीज़ एक घर बना दोगे आप, जो उसके हक में होगा, एक आप बना दोगे, जो उसके अगेंस्ट होगा। अगर एज़ अ राइटर आप सोचते हो कि यार मैंने हक वाले के साथ जाना है, तो आप उसमें प्रोटैगनिस्ट निकाल लोगे। उस प्रोटैगनिस्ट को जब आप बाहर निकालोगे, तो उसकी बैक स्टोरी बनाओगे आप। बैक स्टोरी बनाओगे तो उसका मैंने सबसे पहले क्या है, प्रोटैगनिस्ट का इनिशियल स्टेट क्या है? परफेक्ट में है, इम्परफेक्शन में है, वो सोचोगे। फिर आप सोचोगे कि इसका दुःख क्या है? इसको लॉस क्या है? वो लॉस शो करोगे, उसका फ़ियर क्या है? आप सोचोगे, देखोगे। जब ये फ़ियर आपको पता चलेगा, तो आप सोचोगे अच्छा, ये फ़ियर तो इसकी बैक स्टोरी में पड़ा है। ओहो! यार ये जब छोटा था तो उसके साथ ये हुआ था। अब वो जो फ़ियर है, उसका फ़ॉल्स बिलीफ बन गया है। अब इसको ट्रांसफ़ॉर्म कराना है ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। इसी को कैरेक्टर आर्क कहते हैं। अब आप उसको जब ट्रांसफ़ॉर्म कराओगे, तो वो अपने डिसबिलीफ से बाहर निकल के जब बाहर निकलेगा, दैट विल बी योर दी अपना अ, आपकी जो होगा क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी होगा और फिर उसको आप रिज़ॉल्व कर दोगे। ये है। ये नटशेल है टोटल। मैं आपको कितने लेक्चरों में ये बताता हूँ। अप्लाई करने का मसला है, आई नो। हम तो ऐसे भी लाइव लेक्चर कर सकते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ। आप कोई भी एक लाइन सोच लो स्टोरी की, उसको हम डेवलप करेंगे आपके साथ-साथ। मैं खुद भी, मुझे भी नहीं पता होगा स्टोरी का। आप मुझे बताओ, एक लाइन में कोई आइडिया बताओ, उनको हम कॉन्सेप्ट में बनाएँगे। इधर लाइव लेक्चर में लेंगे। हम उसके बाद उसको सीन वाइज़ लेकर चले चलेंगे। मैं ये भी कर सकता हूँ। अगर हमने लाइव लेक्चर्स को इस तरह लेना है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हो प्रैक्टिकली, तो फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हम चल सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता? तो अगर हम ये कर लेंगे, तो फिर हम एक मतलब जो है कि वो हम बना लेंगे। ये क्या लिंक भेजा? अच्छा मैं देखता हूँ। अ, 1 मिनट, लेट मी सी। अ, हाँ जी। आप जॉइन तो नहीं किया अभी आपने? आपने जॉइन नहीं किया अभी मुझे। अ, व्हाट इज़ दैट? आपने मुझे लिंक से जॉइन नहीं किया अभी सर। और ये मैंने ऊपर दिया है, ये शॉर्ट यूआरएल डॉट एटी, ये जो है, ये बेसिकली ये व्हाट्सएप का लिंक है जो मैं भेज रहा हूँ। इसको आप इसके थ्रू आप आ सकते हैं। इसके थ्रू आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। और व्हाट्सएप ग्रुप में इंटरेक्शन चूंकि आप हर टाइम कर सकते हैं,
तो जब भी मेरे पास टाइम हो तो मैं बिल्कुल उसके जवाब देने के लिए रेडी रहता हूँ। इनको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर जवाब दूँ, जितना मुझे नॉलेज है। और अगर आप मेरे तरीके से चलना चाहते हैं तो ज़रूर चलें और यू विल मतलब आपको मज़ा आएगा। कम से कम ये तो आप किसी को कह सकते हो ना, यार ये मैंने सीन क्यों लिखा है? कोई आपसे बकवास नहीं कर सकता, कोई आपसे लड़ नहीं सकता, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता। वो बेशक उसको सीन पसंद ना है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये सीन क्यों है? ये आप उसको ऊपर से नीचे तक बता दो कि ये सीन क्यों है। इस तरह का जब कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा, तो आप एक राइटर हो। स्टोरी हिट होना, नहीं हिट होना, सीन में कमियां रह जाना, ये हो सकता हो, लेकिन सीन क्यों है, उसका थीम क्या है, मेरा मकसद क्या है, मेरा प्रोटैगनिस्ट क्या है, उसके फियर क्या है, उसका ड्रीम क्या है, स्टोरी का गोल क्या है, थीम के आंसर क्या है, ये चीजें आपको पता होंगी। कोई आपसे बहस नहीं कर सकेगा। कोई आपको ये नहीं कहेगा यार तुम किधर से उठ के आ गए हो। आपको किधर बैठो, मैं तुम्हें सारा समझाता हूँ। तुम प्लॉट की बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें स्टोरी की बातें बताता हूँ। ठीक है ना? तो हम कितने लेक्चर्स में कह चुके हैं कि प्लॉट स्टोरी नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। प्लॉट इवेंट्स होते हैं। स्टोरी पेज 1 लिखने से पहले जो आपने लिखी है ना, वो स्टोरी है आपकी। इसमें थीम है, इवन इसमें लोग कोर सीन भी एक होता है, एक ऐसा सीन जो जिसे हम कहते हैं ना, यार पहला सीन क्या होगा। अक्सर हम जब लिख रहे होते हैं, यार पहला ओ यार चलो ये लिख देता हूं, ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो यार ये लिख दो सीन, फिल्म तो स्टार्ट करूं। वो जब आप सोच रहे होगे ना, आपको बड़े मजे से वो पहला सीन नजर आएगा, तो यार यही पहला सीन बनता है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। तो इस तरह हैं ये चीजें। आई होप कि आपको ये चीजें जो है वो इस टाइम शायद इतनी वो ना भी लग रही हो, लेकिन आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। तो ठीक है, फिर इसको बंद करते हैं। जिन्होंने मुझे ज्वाइन करना है, मैंने आपको कहा है कि मेरी यूट्यूब के जो है लिंक्स में यानी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप को ज्वाइन करने का लिंक पड़ा है, उसको आप लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आपने बताना है कि अब हमने आगे क्या करना है। इसी थीम को लेकर चलें, एक सीन को लेके भी हम बारी बारी चल सकते हैं कि थीम को कैसे अप्लाई करना है, या हम स्क्रीन प्ले पूरा भी एक एक सीन से लिख सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है, वो लिख तो बंदा सकता है, लेकिन जाहिर बात है इसमें टाइम लगता है सोचने का, लिखने का। तो लोग फिर उससे जुड़े नहीं रहते, यानी हाँ, वो फिर वो कहते हैं यार भागो यहाँ से। तो ओके, गुड बाय, गुड नाइट। तो फिर मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।